Hello students, welcome in unit number 10, the S block elements. And in our earlier session, as we know that we completed a chemical properties of alkali metals. But today we discuss about the anomalous properties of lithium in this lecture number 8. So first we know that the lithium is the first element of the group alkali metals, which is differs from the rest of the elements like sodium, potassium, rubidium, cesium of this group in many respects contrary to the expectation. So this anomalous behavior of lithium is due to the following reasons. So what are the reasons behind it? Why lithium is different from the other elements? So number one, very small size of lithium and its ion. अपने जो ग्रुप होता है तो उसमें उसकी साइज बिल्कुल छोटी होती है, तो उससे क्या होगा कि छोटी साइज की वजह से लिथियम हैविंग अ हायर पोलराइजिंग पावर, so higher polarizing power of Li plus, okay, because we know that the charge by size ratio which is resulting increased covalent character of its compounds, and which is responsible for their solubility in organic solvent, right? तो हमें मालूम है कि उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से, नहीं तो क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन ये जो रीजन है, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी, तो मैं यहाँ पे इसका जो रीजन है सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ये उसका रीजन है. मैं पूरा नहीं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको समझने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे इसको इन ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ है. तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, कंपेरेटिवली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, क्योंकि उसकी साइज कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ज्यादा होगी. और दूसरा उसके पास लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, राइट. तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी उसका +1 देने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी लो हो गई है. फोर्थ वन, इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, सो इट्स कॉल्ड एज लाइक दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल, यानी इसके जो वैलेंस शेल है उसमें d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है. नंबर 5, स्ट्रॉन्ग इंटर मेटालिक बॉन्ड है उसका, स्ट्रॉन्ग इंटर मेटालिक बॉन्ड है, क्योंकि इसकी साइज कम होने की वजह से इसका जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो नियर अबाउट 12, यानी 6 एक लेयर में है, ऊपर 3 है और नीचे 3 है, यानी एक लिथियम एटम का कोऑर्डिनेट नंबर हम देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इंटर मेटालिक बॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है. तो क्या होगा कि इसकी ये जो है उसका रीजन है, एनोमलस बिहेवियर का रीजन है, लेकिन इससे उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ती है. सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इन विच लिथियम डिफर्स फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप्स. सो इसका एनोमलस बिहेवियर अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये तो इसके रीजंस थे. अभी मैं वो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है लिथियम और रिमेनिंग अल्कली मेटल्स के, वो मैं यहाँ अच्छी तरह से आपको एक के बाद एक मैं आपको समझाना चाहता हूं. जिसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है, लिथियम है ना वो हार्डर है, लिथियम इज हार्डर. वाई? ऑल अदर alkali metals आर सॉफ्ट. बाकी की सभी सॉफ्ट है. हमने तो देखा था कि सोडियम या पोटेशियम को तो वो हम नाइफ से भी उसको कट कर सकते हैं. नंबर 2, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है, राइट. सो मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर हाई, मतलब कंपेरेटिवली हाई। आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरमेटालिक बॉन्ड, मैंने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पे दिखाई थी, तो वो बहुत ज्यादा होने की वजह से साइज भी छोटी है और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी है। तीसरा है लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, राइट। लिथियम है ना, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के उसका क्या बनाएंगे, मोनोऑक्साइड ही बना पाएंगे, राइट। ये पैरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बना रहे हैं। तो जैसे दूसरे वाले हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, वाइल अदर अल्कलीज जो होते हैं दे फॉर्म पैरोक्साइड मींस M2O2, यानी हम इसको पैरोक्साइड बोलेंगे, पैरोक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड्स, राइट। तो वो MO2 या M2O2 की तरह से बना सकते हैं। नंबर 4 यहां पे हम दिखाएंगे, लिथियम कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, यानी मैं आपको यहाँ पे रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं। लिथियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होके उसका रिस्पेक्टिव नाइट्राइड कंपाउंड बनाते हैं, राइट। लेकिन अदर अल्कलीज जो होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अदर अल्कलीज यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ नहीं पा रही है। Once again, lithium combines with nitrogen to form a lithium nitride, while other alkalis metals don't. Okay? Next यहाँ पे मैं 5th point यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, लिथियम जो हाइड्रोक्साइड है is a weak base, while the hydroxides of other alkalis are, मैं यहाँ पे इस तरह से लिखा, while others strong base, राइट। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 में यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने अभी आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑन हीटिंग, राइट, so that it's decomposed, which is decomposed to their respective oxide or monoxide, okay, while other alkali hydroxides do not. ये जो है उसका decomposition इसमें हो गया है, लेकिन जो others होता है, others मैं इस तरह से मैं लिखूंगा, others are not decomposed to their respective oxides, right? फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं नंबर 7th पॉइंट में, लिथियम कार्बोनेट, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं Li2CO3 on heating decompositions to give a carbon dioxide, but other alkali metals do not. Okay, lithium carbonate Li2CO3, right? So which is decomposed into respective oxide and carbon monoxide is released, but other alkali metals carbonates do not. नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको 8th पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं, लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट फॉर्म अ सॉलिड दो इट एग्जिस्ट इन अ सॉल्यूशन व्हाइल अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म अ सॉलिड कार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट की यहाँ पे बात हो रही है। ये सॉलिड, जैसे हम बता रहे हैं, सॉलिड नहीं है, लेकिन अदर जो भी हम देखेंगे तो वो क्या है, सॉलिड बाइकार्बोनेट से। समझ में आ रहा है आपको? फिर से मैं आपको यहाँ पे 8th और यहाँ पे 9th पॉइंट, लिथियम डज नॉट रिएक्ट विथ इथाइन। जैसे मैं आपको एक जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये, राइट, और इसके साथ जैसे मैंने सोडियम का रिएक्शंस करवाया है, तो सोडियम का रिएक्शंस हो पाएगा बिकॉज C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, तो ये रिएक्शंस हो पा रहा है, हाइड्रोजन गैस उसने लिबरेट किया हुआ है, किसने, सोडियम ने। बट लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद इथाइन। लिथियम है ना, वो इथाइन के साथ, इथाइन यानी एसिटिलीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ रहा है, राइट? लिथियम है, फिर मैं आपको 10th पॉइंट भी यहां पे दिखाना चाहता हूं, लिथियम नाइट्रेट, जैसे मैंने आपको दिखाया LiNO3, उसको जैसे हम उसको हीटिंग करेंगे यानी इसको हम गर्म करेंगे तो वो इसके मोनोऑक्साइड में चला जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। लिथियम नाइट्रेट विच इज ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव लिथियम मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
लेकिन जो दूसरी हमारे पास है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं सोडियम नाइट्रेट विच इज ऑन डीकम्पोजिशंस दे कन्वर्ट इनटू द रिस्पेक्टिव नाइट्राइट्स, बाकी के सभी उसके नाइट्रेट में चले जा रहे हैं, लिथियम नाइट्रेट उसके नाइट्राइट में नहीं जा रहा है। हमें यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए सिंपल यहाँ पे इस तरह से लिख सकेंगे और यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं। क्लियर? देखिए अभी जो यहाँ पे मैं अपनी तरह से थोड़ा पॉइंट मैं इसमें जुड़ना भी चाहता हूं, तो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड ऑफ लिथियम आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए लिथियम के मैं क्या दिखा रहा हूं, लिथियम के ऑक्साइड, फिर मैं लिथियम के हाइड्रोक्साइड, फिर मैं लिथियम का कार्बोनेट मैंने अभी आपको दिखाया था Li2CO3, फिर उसके फॉस्फेट जैसे मैंने आपको Li3PO4, राइट, इसके फ्लोराइड LiF, जो भी मैं आपको दिखाया है अभी वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जो अदर्स होते हैं, वेयर द अदर सॉल्ट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स दे आर सॉल्युबल व्हाइल अदर्स सॉल्युबल इन वाटर। ये थोड़ा कम सॉल्युबल हो रहा है, बाकी के अदर्स है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। नंबर 12, बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर, यहां पे जो हम दिखाना चाहते हैं, सो हैलाइड्स ऑफ लिथियम इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखिए मैं आपको LiCl है, तो LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट। वाइल दोज ऑफ द अल्कली मेटल्स, जैसे मैं आपको कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये लेकिन दूसरे जो अल्कली मेटल्स है, दूसरे अदर्स, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कैसे होते हैं, अदर्स इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वो पानी में सॉल्युबल हो पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं अभी भी आपको दिखाना चाहता हूं, लिथियम क्लोराइड इज डिलिक्विसेंट प्रॉपर्टीज, यानी वो पानी को खींचता है अपनी तरफ, एंड क्रिस्टलाइज एज ए हाइड्राइड, एंड क्रिस्टलाइज एज ए हाइड्राइड, एज ए हाइड्रेट। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है LiCl into 2H2O, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अदर अल्कली मेटल्स के जो क्लोराइड्स है दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, लेकिन जो दूसरे हैं अदर्स, वो इस तरह से हाइड्रेट्स नहीं बना पा रहे हैं। क्लियर? एक और पॉइंट में भी यहाँ पे अभी आपको थोड़ा जोड़ दूं, लास्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पे, इसका जो एनोमेलस का लिथियम आयन, जो लिथियम मेरे पास आयन है विच इज स्मॉल इन साइज, मैंने अभी आपको दिखाया था, वेरी स्ट्रांगली हाइड्रेटेड इन एक्वियस सॉल्यूशंस देन अदर अल्कली मेटल्स, दैट इज व्हाई इफेक्टिव साइज ऑफ Li+1 आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन इज द लार्जेस्ट। समझ में आ रहा है? लिथियम आयन है, उसकी जो स्मॉल साइज है, स्मॉल भी नहीं हम बोलेंगे, वेरी स्मॉल साइज है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि Li+ है तो वो स्ट्रांगली, और मैं यहाँ पे थोड़ा ये वर्ड भी यूज करूंगा, वेरी स्ट्रांगली हाइड्रेटेड इन एक्वियस सॉल्यूशन, जो मेरा एक्वियस सॉल्यूशन है, राइट। देन अदर अल्कली मेटल्स आयन। इसका मतलब ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि Li+ जो जैसे एक्वियस सॉल्यूशन में उसका बढ़िया साइज होगा, क्योंकि दूसरे तो जुड़ते ही नहीं है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा 14 पॉइंट्स का एजेंडा आपको दिखाया है। मेरी बुक में ये नियर अबाउट 8 पॉइंट की बात की थी, मैंने उसको थोड़ा एनलार्ज भी मैंने अपनी तरह से यहाँ पे किया हुआ है। सो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको दिखाए थे वो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम के थे। अभी मेरा जो डायगोनल रिलेशनशिप्स है, मेरा जो पॉइंट सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी जो 10.3.2 है, ये मेरा जो टॉपिक यहाँ पे हमें समझा रहा है। तो मैंने अभी आपको पहले भी एक बार बोला था कि जो लिथियम है उसकी जो साइज है वो क्या है, 152 पाइकोमीटर है, और जो मैग्नीशियम की जो साइज होती है वो है 160 पाइकोमीटर। ठीक है। लिथियम +1 जो आयंस होते हैं उसकी जो साइज है वो है 76 पाइकोमीटर,
सेम वे में Mg+2 आयंस जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है 72 पाइकोमीटर्स। तो मैंने यह जस्ट आपको कंपेयर करने के लिए ये साइज आपको दिखाई हुई है। सो वंस अगेन लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम मेनली ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द साइज। तो ये साइज में सिमिलरिटी होने की वजह से उसकी जो दोनों के बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो अभी जो डायगोनल रिलेशंस का जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने अभी आपको बोला था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ वीक बेस, तो वो भी क्या है, वीक बेसिस ही है। साइज इसके लिए जिम्मेदार है, ये डायगोनल रिलेशनशिप के लिए। दूसरा है जैसे मैंने अभी आपको अभी भी एक रिएक्शंस दिखाया था कि 6 मोल ऑफ लिथियम व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव नाइट्राइड मींस लिथियम नाइट्राइड। इस तरह से मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे रिएक्शंस करके वो भी मैग्नीशियम नाइट्राइड में चला जा रहा है। वंस अगेन both lithium and magnesium they form ionic nitrides when heated in a nitrogen as a atmosphere, right? तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे, वो भी हमें समझना चाहिए। तीसरा एक पॉइंट यहाँ पे इस तरह से भी है कि जैसे मैंने लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, तो वो उसके मोनोऑक्साइड में चले जा रहे हैं, राइट। मोनोऑक्साइड में चले जा रहे हैं, अदर्स के नहीं थे, अदर अल्कली मेटल्स के नहीं थे। इसी वजह से इसी तरह से जो मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे आपको बात करूं तो उसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और वाटर में चला जाएगा। उसी तरह से जैसे हम कार्बोनेट भी देख पाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरह से लिथियम का जो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को जैसे मैंने डिकम्पोज किया यानी हीटिंग से मैंने इसका, तो वो उसके मोनोऑक्साइड में चले जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट है उसको भी हम हीट से मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। फिर फोर्थ पॉइंट है, दोनों बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट फॉर्म अ सॉलिड बाइकार्बोनेट्स, ये नहीं बना पा रहे हैं, सॉलिड बाइकार्बोनेट्स ये नहीं बना पा रहे हैं, राइट। फिर फिफ्थ पॉइंट है, दोनों जैसे मैंने अभी आपको बोला था Li2O एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दे डू नॉट कंबाइन with excess of oxygen to give peroxide or a superoxide, peroxide और सुपर ऑक्साइड, या ये दोनों है, इसमें से कोई भी पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बना पा रहा है। जो हमने अभी आगे देखा था ना, वही इसकी या डायगोनल रिलेशनशिप में चला जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे मेरे पास लिथियम नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट बोथ लिथियम एज वेल एज मैग्नीशियम, ओके फाइन, बोथ नाइट्रेट व्हेन डिकम्पोज ऑन हीटिंग they are converted into their respective monoxide, nitrogen dioxide is released and oxygen is also released. Same way, if we heat a magnesium nitrate, right? So it's converted into the respective oxide, means magnesium oxide plus nitrogen dioxide plus O2. Number 7. The hydroxides, carbonate, fluorides of both lithium and magnesium are sparingly soluble in water. मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे लिथियम के हाइड्रोक्साइड है, लिथियम के कार्बोनेट है यानी Li2CO3, राइट, लिथियम के फ्लोराइड्स है LiF, इसी तरह से मैं आपको मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड यानी MgOH, मैग्नीशियम के कार्बोनेट MgCO3 और मैग्नीशियम के फ्लोराइड MgF2, right, they are sparingly soluble in water, यानी पूरी तरह से वो घुलेगा नहीं, पूरी तरह से वो पानी में soluble नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा LiCl, जो मैंने आपको बोला था
इसी तरह से MgCl2 दोनों में कोवेलेंट नेचर होने की वजह से they are soluble in इथेनॉल, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो पा रहे हैं। दूसरों के जो हमने अल्कली मेटल्स के था तो उसमें ये प्रोसेस हमें नहीं दिखाई दे रही थी। अभी मेरा 9th पॉइंट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास लिथियम, मैंने अभी आपको दिखा था लिथियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैंने अभी आपको बोला था ना, वो डीलिक्वेशंस प्रॉपर्टीज, यानी वो पानी खींच लेता है, राइट, एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम aqueous solution एज ए हाइड्रेट, यानी वो हाइड्रेट की तरह हमें यहाँ पे मिल रहा है। किस तरह से मिल रहा है देखिए, LiCl इंटू 2H2O है, उसी वजह से MgCl2 है तो इंटू क्या होता है 6H2O, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, वो भी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। So now in 10.4 some important compounds of sodium. We know that some industrially important compounds of sodium are sodium carbonate, means Na2CO3, sodium hydroxide, NaOH, sodium chloride, NaCl, and sodium bicarbonate. Okay, the large scale productions of this compound and their uses that we have to study step by step. So first we focus on preparations or of a sodium carbonate. We know that the sodium carbonate other name is washing soda, so it's famous with the washing soda, is commonly known as a washing soda, and the formula is like that Na2CO3 into 10H2O, right? So it's a decahydrate, sodium carbonate into decahydrate. And this sodium carbonate is a very well-known method, is solvay ammonia process. So first we focus on the principle. What is the principle behind that, right? So in this process, which is based upon the principle that when carbon dioxide gas is passed through brine, the meaning of brine means sodium chloride, means we have to pass carbon dioxide from sodium chloride NaCl solution saturated with ammonia, right? So we know that when carbon dioxide is passed through the brine solution saturated with ammonia, so the following ions are present in the solutions. So Na plus, NH4 plus, because NH4 plus, Cl minus and HCO3 minus, these ions are present in the solution. So out of the various compound possible, sodium bicarbonate, so various type of the possibility, but we know that sodium bicarbonate NaHCO3 being sparingly soluble, right? So it's crystallizes out, right? So this is finally calcinated to form a calcium carbonate. Then finally calcinate to form sodium carbonate. So once again, this Na plus, NH4 plus, Cl minus, HCO3 minus, these are the possibilities, right? But these possibilities, but sodium bicarbonate is a sparingly soluble, it's not a full soluble, so which is crystallized out, and this is finally calcined to form a sodium carbonate. This is the main principle, right? So principle is a simple principle, sparingly soluble is the same thing. Okay, now we focus in a detailed manner. Okay, when carbon dioxide is passed through
right? The solution, brine solution saturated with ammonia, sodium bicarbonate is formed. So in this type of the reactions, your ammonia first, because it's an aqueous solution, so it's converted into NH4 plus and OH minus. Same way, brine solution means Na plus plus Cl minus. Now NH4 plus OH minus plus carbon dioxide, which is converted into what? Which is converted into Na plus HCO3 minus plus NH4 plus Cl minus. Means your brine solution pass through a carbon dioxide solution saturated with ammonia. So these Na plus, NH4 plus, Cl minus, HCO3 minus, all these type of ions are present, right? But we know that here Na plus reacts with a HCO3 minus very easily, and it's converted into NaHCO3 as a precipitate. Sorry. Okay, and same way NH4 plus Cl minus is converted into NH4Cl, which is in solution. वो solution में ही रहेगा. ये sparingly soluble होने की वजह से उसके precipitate बने हैं. क्या हुआ यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको. ये देखिए ये Na plus है, यहाँ पे भी Na plus है. Because of the common ion effect, due to the presence of sodium ion of sodium chloride and sodium bicarbonate precipitate out. तो ये वहां से निकल जाएगा प्रेसिपिटेट में से. सो इट इज फिल्टर्ड. या मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा. उसको फिल्टर करूंगा और फिल्टर करने के बाद विच इज इग्नाइटेड, मैंने उसको थोड़ा हीट दिया हुआ है. तो हीट की वजह से विच इज कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर निकल जाएगा. समझ में आ रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट मुझे मिला था जो प्रेसिपिटेट था, वो मैंने बाहर निकाला, उसको मैंने फिल्टर किया, फिर मैंने इग्नाइट किया तो वो सोडियम कार्बोनेट में चला गया है. तो नाउ दिस सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड इज कंटामिनेटेड विथ अमोनियम सॉल्ट. यानी ये जो मुझे मिला है सोडियम कार्बोनेट, तो उसके साथ अमोनियम क्लोराइड के भी क्या है, थोड़े वो उसका कंटामिनेट हो गए. तो मुझे उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा. तो प्यूरिफाइड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इज एक्वियस सॉल्यूशन. तो क्या होगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि मेरे पास जो Na2CO3 था वो कंटामिनेट होने की वजह से मैंने जैसे उसको CO2 और H2O के साथ उसका प्रोसेस किया तो फिर से वो कन्वर्ट होके सोडियम बाइकार्बोनेट में चला गया है. The sodium bicarbonate is now this sodium bicarbonate is further filtered and heated. अभी मैं उसको हीट करूंगा तो वो मुझे क्या यहाँ पे मुझे मिलेगा, तो कि प्योर प्रेसिपिटेट्स, राइट. यहाँ पे मुझे Na2CO3 मिलेगा, फिर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं. सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मुझे मिला था, उसको मैंने क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड के साथ कंटामिनेटेड है, राइट. तो मुझे क्यों उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तो कि Na2CO3 को CO2 H2O से फिर से मैं प्रोसेस करूंगा तो वो NaHCO3 में चला जाएगा. फिर मैंने हीट किया हुआ है तो मुझे ये मिल सकता है. अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ अमोनिया क्या है. मैं आपको ये समझाना चाहता हूं फंक्शन ऑफ अमोनिया. यहाँ पे अमोनिया क्यों यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. जो CO2 है ना, विच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, वो थोड़ा ही पानी में घुल मिल सकता है, राइट. तो इसके मतलब क्या होगा कि एज ए रिजल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे H2CO3 मिलेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम होगा. और H2CO3 फिर से वीक एसिड भी है और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बिल्कुल कम है. तो उसकी वजह से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस इन द रिएक्शन मिक्सचर इज एक्सट्रीमली लो. तो वो लो हो गया है. तो मैंने अभी आपको यहाँ पे फिर से दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास CO2 है, H2O है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कन्वर्ट होगा H2CO3 में. और ये जो H2CO3 है विच इज डी आयोनाइज, और उसको हम आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, तो वो H प्लस और HCO3 माइनस में चला गया है. अभी जो सिर्फ द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, मुझे इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना हो तो बेस सच एज अमोनिया इज यूज्ड, क्योंकि मुझे इस तरफ जाना है,
ज्यादा H2CO3 की तरफ जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे H+ को यहां से क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जैसे H+ है तो वो जो अमोनिया था, तो अमोनिया ने H+ को निकाल के क्या कर दिया, उसको NH4+ में डाल दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द फंक्शन ऑफ अमोनिया इज टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCO3-, क्योंकि उसका काम क्या है, यहां से उसको निकाल देना है, यानी HCO3- ज्यादा 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 होना चाहिए। तो इस ज्यादा ज्यादा होने की वजह से, लेकिन हमें मालूम है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो ये जो हमने पूरा अभी देखा, तो वो इसका फंक्शन था कि मैंने अमोनिया क्यों लिया हुआ है, उसका जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा और भी इसके साथ बारे में बात करता हूं। अभी जो उसकी प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज में मैंने अभी आपको दिखाना चाहता हूं, सोडियम कार्बोनेट है, यानी जो Na2CO3 है मेरे पास, इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, विच क्रिस्टलाइज एज डिहाइड्रेटेड, राइट। फिर दूसरा पॉइंट है विच इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, राइट। अभी मैं उसके ऊपर थोड़ा हीट की प्रोसेस करूंगा, एक्शन ऑफ हीट। तो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि Na2CO3 into 10H2O when heated below 373 केल्विन से मैं उसको हीट करता हूं, तो क्या होगा, 9 मोल जो इसमें से है पानी वो निकल जाएगा, यानी एक ही मोल अभी यहां पे रहेगा, 9 मोल यहां से निकल जाएगा। सो ऑन हीटिंग बिलो 373 केल्विन इट लूजेस 9 molecules of water of crystallization to form a monohydrate। अभी मैं फर्दर इसका हीटिंग कर रहा हूं, Na2CO3 into H2O which is further heated above 373 केल्विन, तो वो कहां पे चला जाएगा, Na2CO3 और वाटर वहां से निकल जाएगा। So on heating above 373 Kelvin, the monohydrate changes to an anhydrous white powder। उसको हम क्या बोलेंगे, सोडा एश भी हम बोलेंगे, सोडा एश, बट डज नॉट डिकम्पोज फर्दर। अभी वो आगे थोड़ा डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। नंबर 4 में आपको यहां पे देना चाहता हूं, वो हाइड्रोलिसिस क्या होगा। जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट है, बीइंग अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 से बना हुआ है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, वीक एसिड है। तो जैसे मैं उसको पानी में घुलूंगा, इसको जैसे मैंने पानी में मैं उसका प्रोसेस कराऊंगा, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू द रिस्पेक्टिव एसिड एंड बेस, तो मुझे स्ट्रॉन्ग आयोनाइज्ड NaOH एंड वीक आयोनाइज में चला जाएगा। तो इसकी वजह से वो पूरा अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो अल्कलाइन हो जाएगा। अभी वो अल्कलाइन होने की वजह से वो एसिड के साथ भी रिएक्शंस करेगा। जैसे मेरे पास Na2CO3 है, सो इट रिएक्ट्स विथ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शंस करवा रहा हूं, तो मुझे मालूम है वो NaCl फिर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर एक और रिएक्शंस भी मैं यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है रिएक्शंस विथ मिल्क ऑफ लाइम। यानी जो मेरे पास मिल्क ऑफ लाइम है, CaOH ट्वाइस, हॉट मिल्क ऑफ लाइम जिसको हम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे, तो उसका जैसे मैंने उसका रिएक्शंस करवाया, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मोल ऑफ NaOH इज रिलीज्ड। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में चला गया है और NaOH रिलीज हो गया है। ये तो उसकी प्रॉपर्टीज की बात हुई। अब उसके यूजेस की बात करेंगे, क्योंकि हमने क्यों इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट यूज है, तो वो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जैसे मेरे पास जो हार्ड वाटर होते हैं, उसका सॉफ्टनिंग प्रोसेस में ये काम करता है। लॉन्ड्री में भी काम करता है, लॉन्ड्री में, और क्लीनिंग में, क्लीनिंग पर्पस जो भी है वहां पे मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। दूसरा है, इट इज यूज्ड इन पेंट्स, यानी पेंट्स इंडस्ट्रीज एंड डाइज इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज हो रहा है। नंबर 3, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, यानी जो मुझे शॉप इंडस्ट्रीज में है, मुझे ग्लास बनाना है या मुझे बोरेक्स, राइट,
कॉस्टिक सोडा का मतलब है मेरे पास NaOH, और सोडियम फॉस्फेट मुझे बनाना है, जैसे मैंने Na3PO4, राइट। तो इसकी प्रिपरेशंस में भी उसका यूज हो रहा है। जैसे मैं Na2CO3 जो मैंने अभी बनाया था और K2CO3, राइट, तो ये दोनों का जो मैं मिक्सचर यूज करूंगा तो उसको हम कई बार फ्यूजन मिक्सचर भी बोल सकते हैं, फ्यूजन मिक्सचर भी बोल सकते हैं। वो पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहां पे भी जो है उसका यूज हो रहा है, राइट। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी उसका, पेट्रोलियम रिफाइनिंग करना हो तो भी उसकी यहाँ पे जरूरत होती है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और मेटल रिफाइनिंग में भी उसकी जरूरत यहाँ पे हो रही है। वो लेबोरेटरी में, जैसे मेरे पास जो लेबोरेटरी है, राइट, जो केमिस्ट्री की, तो लेबोरेटरी में एज ए रिएजेंट वो यूज हो रहा है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट। कई बच्चे को क्वेश्चन होता है कि सर जी हम इस तरह से पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते, क्योंकि ये सॉल्वे प्रोसेस है हमारी, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ना, वो हाईली सॉल्युबल है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं है, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर है। तो उसकी वजह से हम पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे एमोनिया प्रोसेस। तो आज के लिए हम यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट में हम आगे सोडियम क्लोराइड या कुछ इस तरह से भी आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।